प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संशोधन प्रक्रिया। अर्थात अमेरिका के संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रिया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित भी प्रश्न किसी न किसी रूप में प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में अवश्य ही पूछा जाता है। इसी के साथ में स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं में भी अमेरिका के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित संक्षिप्त टिप्पणी भी अवश्य ही पूछी जाती है। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा टॉपिक क्या है? अमेरिकी संविधान में संशोधन प्रक्रिया, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रिया है। मैं इसको बेहतर तरीके से समझाऊंगा। ध्यान दें भाई, सबसे पहले तो ये बात देखिएगा आप कि मनुष्य एक परिवर्तनशील प्राणी है। यस, परिवर्तनशील प्राणी है। ठीक इसी ही प्रकार से जब मनुष्य परिवर्तनशील प्राणी है तो संविधानों में भी, अब यहां मैं संविधान शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, सभी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में किसी न किसी रूप में संविधान में संशोधन की व्यवस्थाएं की जाती हैं। वास्तव में संविधानों में भी देश, काल, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होना अति आवश्यक है। यदि संविधानों में परिवर्तन की व्यवस्थाएं नहीं की जाएंगी तो फिर संविधान में और धर्मशास्त्र में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए वास्तव में जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं उसके अनुरूप नियमों में भी, संविधान में भी परिवर्तन जरूरी हो जाता है। इसी लिहाज से न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका बल्कि सभी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में किसी न किसी रूप में संविधान में संशोधन की व्यवस्था की जाती है। वो अलग बात है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लचीली भी हो सकती है और कठोर भी हो सकती है, परंतु संविधान में परिवर्तन की व्यवस्था अवश्य की जाती है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में तानाशाही शासन प्रणाली की बात आती है तो उसमें तो शासक के आदेश ही कानून होते हैं, तो वो तो अपनी मनमर्जी के हिसाब से आदेश देगा और वो आदेश ही कानून कहलाएंगे, तो उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ती ही कहाँ है। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में संविधान में संशोधन की व्यवस्थाएं किसी न किसी रूप में की ही जाती हैं। अगली बात ध्यान दें, वास्तव में संविधान में आखिर होता क्या क्या है। भाई, मैं यहाँ संविधान का अर्थ परिभाषा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इतना तो बता रहा हूँ कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जब समझ रहे हैं तो ये तो स्पष्ट होना चाहिए कि संविधान आखिर होता ही क्या है। वास्तव में संविधान के अंतर्गत व्यक्ति के क्या अधिकार हों, क्या कर्तव्य हों, राज्य के क्या कर्तव्य होंगे, इसी के साथ में राज्य शक्ति का प्रयोग, क्या कर रहा हूं, राज्य शक्ति का प्रयोग किस क्षेत्र तक करेगा, मीन्स व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंध किस प्रकार के होंगे। इसी के साथ में सरकार का संगठन किस प्रकार का होगा, सरकार के तीनों ही अंगों का संबंध किस प्रकार का होगा। इसी के साथ में एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ भी संबंध किस प्रकार के होंगे। इन सब बातों का जो समुच्चय होता है, क्या कहा है मैंने, इन सब बातों का जो समुच्चय होता है, जो समग्र होता है, वह ही संविधान कहलाता है। अब इस समग्र में, इस समुच्चय में, मतलब इस संविधान में देश काल और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन
होना भी बेहद जरूरी होता है। तो यह जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन की क्या व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई है, इसको हम ठीक से समझेंगे। ठीक है, अब देखिएगा मैंने यहाँ प्रारंभ में लिखा है नंबर 1 बात कि संविधान एक जीवित कानून होता है। इसका मतलब क्या है कि वास्तव में संविधान जड़ नहीं होता है। मान लीजिएगा मैं आपको एक उदाहरण दूं कि 4 मार्च 1789 को अमेरिका का संविधान लागू किया गया, तो उस समय की परिस्थितियां अलग थी। उस समय का समाज ग्रामीण समाज था अमेरिका में, और आज का समाज क्या है, औद्योगिक समाज है। तो उस समय का समाज सरल था, आज का समाज कैसा है, जटिल है। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार संविधान में परिवर्तन होना भी जरूरी होता है। इसलिए संविधान जड़ नहीं होता है, संविधान वास्तविक रूप में एक जीवित कानून होता है, अर्थात उसमें समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन किया जाता रहता है। क्यों? क्योंकि यदि संविधान में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो फिर संविधान धर्मशास्त्र बन जाएगा, जड़ बन जाएगा। देश काल परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में फिर वहाँ पर जनता के सामने एक ही विकल्प रहता है, और वो होता है क्रांति। फिर क्रांति के आधार पर संविधान को बदल दिया जाता है, किसी अन्य के द्वारा सत्ता को हथिया लिया जाता है। इसलिए यदि क्रांति को रोकना हो तो समय परिस्थिति के हिसाब से संविधानों में भी परिवर्तन हो जाना चाहिए, राज्य व्यवस्था में, पॉलिटिकल सिस्टम में परिवर्तन हो जाना चाहिए। तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया अमेरिका के संविधान में है जिसके आधार पर संविधान में संशोधन किया जाता है, उसकी चर्चा कर रहे हैं हम। ठीक है, पहली बात समझ गए। अगली बात, अब एक विद्वान है, नोट कीजिएगा, एग्जाम पूछा जाता है, लॉर्ड मैकाले। क्या लॉर्ड मैकाले क्या कह रहे हैं? यदि किसी संविधान में संशोधन प्रक्रिया का अभाव है तो वह संविधान जड़ बन जाएगा। देखो इन्होंने क्या कहा है लॉर्ड मैकाले ने, कि यदि किसी संविधान में संशोधन प्रक्रिया का अभाव है तो वह संविधान जड़ बन जाएगा। मतलब यदि किसी संविधान में संशोधन प्रक्रिया की व्यवस्था नहीं की गई है तो वास्तव में वो संविधान नहीं है, वो तो धर्मशास्त्र है फिर। यस, इन लॉर्ड मैकाले का कहना है कि वह संविधान फिर जड़ बन जाएगा, एक प्रकार से धर्मशास्त्र बन जाएगा वो। तो इसलिए समय परिस्थिति के अनुसार संविधान में भी परिवर्तन होना निहायत जरूरी होता है। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले ये कह रहे हैं कि भी संविधान में समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन होना ही चाहिए। अगली बात, एक विद्वान है ऐसी फाइनर, नोट कीजिएगा, फाइनर क्या करें, संविधान का स्वरूप उसके लेख से नहीं, संविधान का स्वरूप उसके लेख से नहीं, मतलब जो लिखित प्रारूप है उसको लेख कह रहे हैं हम। संविधान का स्वरूप उसके लेख से नहीं बल्कि उसके संशोधन करने के ढंग से निश्चित किया जाता है। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है। फाइनर कह रहे हैं कि वास्तव में संविधान का स्वरूप यदि आपको देखना है, इसका स्वरूप कैसा है, तो केवल उसके लिखित रूप को देख करके नहीं बल्कि वास्तव में उसके संशोधन करने की ढंग से आप निश्चित कर सकते हैं कि उस संविधान का स्वरूप कैसा है। समझ रहे हैं या नहीं? मतलब वास्तव में संविधान के स्वरूप का जो पता चलता है वह संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया होती है, संशोधन करने का जो ढंग होता है उससे पता लगता है, केवल उसके लिखित रूप से पता नहीं लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसी फाइनर भी ये कहना चाह रहे हैं कि भी संविधान में संशोधन की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये फाइनर की कोटेशन होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ें, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात आ रही है यहाँ, भाई संविधान संशोधन, तो वास्तव में संविधान का मतलब तो मैंने बता ही दिया है कि भी संविधान में वास्तविक रूप में व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंध, राज्य का एक अंग सरकार, सरकार के 3 अंग, अर्थात राज्य के 4 तत्व होते हैं ना, जनसंख्या निश्चित विभाग, सरकार और संप्रभुता। तो राज्य का एक तत्व सरकार, फिर से बोल रहा हूँ, वास्तव में संविधान के अंतर्गत व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंध, राज्य का जो तीसरा तत्व है सरकार, सरकार के 3 ही अंगों के क्या पारस्परिक संबंध होंगे, सरकार का क्या संगठन होगा, व्यक्ति को क्या अधिकार दिए जाएंगे, इसी के साथ में राज्य के भी क्या कर्तव्य होंगे, राज्य के द्वारा शक्ति का प्रयोग किस सीमा तक किया जाएगा, इन सभी बातों का जो उल्लेख किया जाता है वह सभी क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। तो संविधान की बात हुई होगी। अब संशोधन क्या है? संशोधन का अर्थ है पुनः रचना या पुनर्निर्माण। इसका मतलब ये कि समय और परिस्थिति के हिसाब से सरकार के संगठन,
मतलब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के पारस्परिक संबंध कैसे होंगे हैं। इसी के साथ में राज्य के द्वारा शक्ति का प्रयोग किस सीमा तक किया जाएगा, व्यक्ति के क्या अधिकार होंगे, उन अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी या नहीं। तो इन सब बातों में समय और परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन किया जाना बेहद जरूरी होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि इन सभी बातों में मतलब भाई राज्य शक्ति का प्रयोग किस सीमा तक करेगा, व्यक्ति के क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के क्या संबंध होंगे, इन सभी बातों का जो समुच्चय होता है, उस समुच्चय में, उस समग्र में, उन सब तत्वों में समय और परिस्थिति के हिसाब से जो परिवर्तन किया जाता है, क्या जो परिवर्तन किया जाता है या जो उसकी पुनः रचना की जाती है या जो उसका पुनर्निर्माण किया जाता है, वह ही संविधान संशोधन कहलाता है। क्या कहलाता है? वही संविधान संशोधन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मेन बात पर आते हैं हम, क्या संविधान संशोधन प्रक्रिया के आधार पर संविधान की प्रक्रिया क्या प्रकार। सबसे पहले ये बात लेंगे, न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में संविधानों में जो संशोधन किए जाते हैं, उस संशोधन प्रक्रिया के आधार पर मुख्यतः संविधान को दो भागों में बांटा जाता है, लचीला संविधान और कठोर संविधान। नोट कीजिएगा, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर संविधान को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। क्या क्या? लचीला संविधान और कठोर संविधान। मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है, लचीला संविधान, कठोर संविधान। ठीक है, संशोधन प्रक्रिया के आधार पर संविधान की प्रक्रिया दो प्रकार हो गए। फिर से बोल रहा हूँ, संशोधन प्रक्रिया के आधार पर संविधान के प्रकार, लचीला संविधान, कठोर संविधान। समझिएगा, लचीला संविधान, कठोर संविधान। अब पहले इन दोनों को समझिए, लचीला संविधान क्या होता है, कठोर संविधान क्या होता है। देखिएगा भाई, इधर आइए, बहुत ही सरल रूप में बताऊंगा मैं। लचीला संविधान क्या है? जब किसी भी देश के अंतर्गत संवैधानिक कानून का मतलब जो सर्वोच्च कानून होता है, जो कि संविधान कहलाता है, संवैधानिक कानून और साधारण कानून। साधारण कानून कौन सा होता है? जो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाया जाता है। तो जिस देश में संवैधानिक कानून और साधारण कानूनों को बनाने की प्रक्रिया एक जैसी होती है, उसे लचीला संविधान कहते हैं। जैसे कि ब्रिटेन में साधारण कानून और संवैधानिक कानूनों को बनाने की प्रक्रिया एक समान है, कोई अंतर नहीं है, इसे कहते हैं लचीला संविधान। तो ब्रिटेन का संविधान कैसा संविधान है? लचीला संविधान है। समझ गए? अगली बात, कठोर संविधान। अभी आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं लचीला संविधान, जैसे ब्रिटेन। ठीक है भाई, कठोर संविधान, जब किसी देश के संविधान के अंतर्गत वास्तविक रूप में आपको ये बात मिले, क्या बात मिले, कि संवैधानिक कानून और साधारण कानूनों को बनाने की प्रक्रिया अलग अलग हो, तो उसे कठोर संविधान कहा जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक कानून बनाने की प्रक्रिया अलग है और साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया अलग है। साधारण कानून के लिए अलग बहुमत चाहिए, संवैधानिक कानून के लिए अलग बहुमत की बात की जाती है। तो कहने का मतलब ये है, जब किसी भी देश के अंतर्गत संवैधानिक कानून और साधारण कानूनों को बनाने की प्रक्रिया अलग अलग होती है, तो उसे कठोर संविधान कहा जाता है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, मैं स्विस लिख रहा हूँ शॉर्ट में, स्विस भी कहते हैं इसको, स्विट्जरलैंड के जो संविधान है वह कठोर संविधान है। ठीक है, तो इसका मतलब यहीं से बात स्पष्ट हो गई है कि अमेरिका के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कठोर है, इसलिए अमेरिका के संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। यस, नोट कीजिएगा। ठीक है भाई, अच्छा। अब हम बात करते हैं, देखो अब यहाँ मैं भारत की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भारत के लिए तो मैं अलग सी वीडियो अपलोड करूँगा। मैं भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। इतना मैं कह सकता हूँ, भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ वास्तविक रूप में दोनों ही बातें मौजूद हैं। क्या कुछ है, इसके लिए अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। हम तो केवल अमेरिका की बात कर रहे हैं आज। आप ध्यान दें, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रिया है, अब इसकी चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं। दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, दुनिया का सबसे पहला
लिखित संविधान है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 5 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और वास्तव में जो ये संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, इस समस्त प्रक्रिया के दो भाग हैं। मतलब संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, इसके दो भाग हैं। दो भाग क्या हैं, नोट कीजिएगा। संशोधन प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण, मतलब संविधान में जो संशोधन किया जा रहा है, उस संशोधन प्रस्ताव का पहले प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। कैसे किया जाएगा ये मैं बता रहा हूँ। पहला भाग तो ये होगा, इसमें दो पद्धतियां होंगी। दूसरा जो इसका भाग आएगा वो क्या आएगा, संशोधन प्रस्ताव का पुष्टिकरण। इसकी भी दो पद्धतियां होंगी। मतलब सबसे पहले संविधान में संशोधन का जो प्रस्ताव है उसको प्रस्तुत किया जाएगा। कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, कांग्रेस के सामने तो किया जाएगा, व्यवस्थापिका के सामने किया जाएगा। उसके बाद में संविधान संशोधन प्रस्ताव का फिर पुष्टिकरण करवाया जाएगा। यह भी किसके द्वारा किया जाएगा, व्यवस्थापिकाओं के द्वारा किया जाएगा। व्यवस्थापिकाएं मैंने किस लिए बोला है भाई, एक तो वहां दो प्रकार की सरकारें, संघ सरकार और प्रांतिक सरकारें। तो संघ सरकार के द्वारा है इसका पुष्टिकरण होना निहायत जरूरी होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, पहले हम इसका भाग लेते हैं संशोधन प्रस्ताव का पुष्टिकरण। मतलब सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में यदि कोई संविधान में संशोधन किया जाना है तो उस संशोधन प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। संशोधन प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, उसको पहले प्रस्तुत किया जाएगा। अब प्रस्तुत कैसे किया जाएगा, इसकी दो पद्धतियां हैं, समझना है। इसकी दो पद्धतियां हैं। संविधान में संशोधन के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की दो पद्धतियां हैं। क्या क्या हैं, सबसे पहली जो पद्धति है वो है कांग्रेस के दोनों सदन। समझे आप, कांग्रेस क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है। ठीक है, तो कांग्रेस के दोनों सदन कौन से हैं, प्रतिनिधि सदन और सीनेट। प्रतिनिधि सदन प्रथम सदन है जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है, जिसकी सदस्य संख्या 435 है, जिसका कार्यकाल 2 वर्ष है। प्रत्यक्ष रूप में जनता के द्वारा इसके सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। दूसरा सदन सीनेट है, जिसको उच्च सदन भी कहते हैं। इसका निर्वाचन भी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में किया जाता है। सीनेट एक स्थायी सदन है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष है। ठीक है, वैसे मैंने प्रतिनिधि सभा और सीनेट के ऊपर अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में देखिएगा। तो कांग्रेस के दोनों सदन 2/3 बहुमत से प्रस्तावित कर सकते हैं। मतलब पहली पद्धति तो यह है कि कांग्रेस के दोनों सदन अलग अलग, प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों सदन 2/3 बहुमत से प्रस्तावित कर सकते हैं, संविधान संशोधन के प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकते हैं। समझ रहे हैं या नहीं। चूंकि यहाँ पर जो है मंत्रिमंडल प्रस्तुत नहीं करेगा, क्यों, कार्यपालिका तो व्यवस्थापिका से बिल्कुल पृथक होती है, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी पद्धति क्या है, 2/3 मतलब 2/3 राज्यों की विधानसभाएं। अब ध्यान दीजिएगा, 2/3 राज्यों की विधानसभाएं। तो अमेरिका में राज्य कितने हैं, 50 राज्य हैं, वहां पर ध्यान रखना है। 2/3 राज्यों की विधानसभाएं कांग्रेस से प्रार्थना करें। मतलब सबसे पहले 2/3 राज्य, मतलब उनकी विधानसभाएं, 2/3 राज्य की विधानसभाएं कांग्रेस से प्रार्थना करें। कांग्रेस मतलब वहां की व्यवस्थापिका से, जो संघीय मतलब जो है व्यवस्थापिका है, कांग्रेस से प्रार्थना करें। सबसे पहले तो ये कहें कि भाई हम जो है संविधान संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, कांग्रेस से कहें। फिर क्या करें, फिर कांग्रेस एक सम्मेलन आमंत्रित करेगी। मतलब कांग्रेस से कहने के बाद में भाई 2/3 राज्यों की विधानसभाएं पहले तो कांग्रेस से निवेदन करेंगी, प्रार्थना करेंगे कि भाई हम संविधान संशोधन का जो है प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। उसके बाद में फिर कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस एक सम्मेलन आमंत्रित करेगी। व्यवस्थापिका, कांग्रेस मतलब व्यवस्थापिका, कांग्रेस एक सम्मेलन आमंत्रित करेगी और सम्मेलन उस प्रस्ताव का समर्थन करे, तो फिर उस संविधान का जो प्रस्ताव है वह प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई भी पद्धति अपनाई जा सकती है। किसके लिए, संविधान संशोधन प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण करने के लिए। नोट कीजिएगा, दोनों ही बातें मैंने यहाँ पर नोट कर दी हैं। आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। मेरा मूल उद्देश्य में एक एक बात को गंभीरता से आपको समझाऊंगा। बार बार कह रहा हूँ, इधर उधर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। शर्त है हम
जिस रूप में आपको समझाते हैं उस रूप में समझिएगा और उसी हिसाब से अपने आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। अन्यथा आप डीपली जिस तरीके से हम समझाए उस तरीके से समझिएगा, बस आपको इजीली सब बातें समझ में आ जाएंगी। अब देखिएगा इसका जो संविधान संशोधन प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण हो गया पहले तो, मतलब दो भाग लिए ना हमें संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के दो भाग है। पहला भाग तो क्या होगा, प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, प्रस्तुतिकरण की दो पद्धतियां होंगी, ठीक है। अब इसके बाद में इसका दूसरा भाग क्या होगा, संशोधन प्रस्ताव का पुष्टिकरण, अर्थात संविधान में संशोधन के लिए प्रस्तुतिकरण तो हो गया, अब प्रस्तुतिकरण होने के बाद में उसका पुष्टिकरण कराया जाएगा, उसका जो है समर्थन लिया जाएगा कि उसके पक्ष में है या विपक्ष में है, बहुमत है या नहीं है, ठीक है। अब इसमें संविधान संशोधन प्रस्ताव का पुष्टिकरण की भी दो पद्धतियां हैं, जैसे यहाँ इसकी दो पद्धतियां हैं, दो तरीके, उसी प्रकार से यहाँ पुष्टिकरण की भी दो पद्धतियां हैं। मैंने यहाँ लिख दिया दो पद्धतियां, मतलब संविधान में संशोधन प्रस्ताव का पुष्टिकरण की भी दो पद्धतियां हैं। जैसे प्रस्तुतिकरण की दो पद्धतियां हैं वैसे पुष्टिकरण की भी दो पद्धतियां हैं। अब दो पद्धतियां कौन कौन सी हैं, ए पहली 3/4 3/4 राज्यों की विधानसभाएं। अब यहां ध्यान दीजिएगा कितना लिखा मैंने यहाँ, 3/4 राज्यों की विधानसभाएं। कितने राज्य हैं, 50 राज्य हैं, तो 50 राज्य का 3/4 आप निकालिएगा। 3/4 राज्यों की विधानसभाएं पुष्टिकरण कर सकती हैं, या तो इसका ये पद्धति अपनाई जाएगी, ठीक है, या तो 3/4 राज्यों की विधानसभाएं अगर उस संविधान संशोधन की पुष्टि कर देती हैं तो वह संविधान संशोधन पारित हो जाएगा, वह संविधान संशोधन मान्य हो जाएगा, संविधान में संशोधन मान लिया जाएगा। या फिर पुष्टिकरण के लिए राज्यों में सम्मेलन आमंत्रित किए जाते हैं, या दूसरी पद्धति क्या होगी, पुष्टिकरण के लिए राज्यों में सम्मेलन आमंत्रित किए जाएंगे। या तो पहली पद्धति अपना लो या दूसरी पद्धति अपनाओ। दूसरी पद्धति क्या है, पुष्टिकरण के लिए, मतलब प्रस्तुतिकरण तो हो गया, अब यहाँ से प्रस्तुतिकरण आगे बढ़ने के बाद में फिर उसका पुष्टिकरण कराया जाएगा, है, उसके ऊपर समर्थन लिया जाएगा। तो या तो पहली पद्धति अपना ली जाए या फिर दूसरी में क्या होगा, पुष्टिकरण के लिए राज्यों में सम्मेलन आमंत्रित किए जाते हैं। राज्य कितने, 50 सम्मेलन आमंत्रित किए जाते हैं, और पुष्टिकरण के लिए जरूरी है कि 3/4 राज्यों के सम्मेलन उसे स्वीकार करे। बात यहाँ भी वही आ रही है कि सम्मेलन में भी 3/4 राज्य के सम्मेलन उसे स्वीकार करें, मतलब उसके पक्ष में अपना मत दें, उसे स्वीकार करें। 3/4 राज्यों का जब तक समर्थन नहीं मिलेगा, 3/4 राज्य जब तक संविधान में संशोधन पर अपना समर्थन नहीं देंगे, तब तक संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। तो इसकी दो पद्धतियां होगी। अब इन दोनों पद्धतियों में से कोई भी पद्धति अपनाई जा सकती है। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं कि वास्तव में संविधान में संशोधन की जो पुष्टिकरण की पद्धति है, उस पुष्टिकरण की पद्धति में प्रथम पद्धति सरल है। 3/4 राज्य की विधानसभा इसका पुष्टिकरण कर देते हैं, संविधान में संशोधन मान्य हो जाता है। परंतु वास्तविक रूप में 21वें संविधान संशोधन में दूसरी पद्धति को अपनाया गया था। यह एग्जाम पूछ लिया जाता है। कौन सा संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन। अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं, 27 संशोधन। 4 मार्च 1789 ईस्वी को जो संविधान लागू हुआ है, इतना लंबा समय हो गया, केवल 27 संविधान संशोधन है। इसका मूल कारण है कि वहाँ का जो संविधान है वह कठोर संविधान है, उसमें संशोधन की जो प्रक्रिया है वह इतनी सरल नहीं है। तो याद रखेंगे आप, प्रथम पद्धति सरल है, इसलिए सभी संविधान संशोधनों में वास्तविक रूप में प्रथम पद्धति को अपनाया गया है। केवल 21वें संविधान संशोधन में दूसरी पद्धति को अपनाया गया था, मतलब दूसरी पद्धति से पुष्टिकरण किया गया था, नोट कीजिएगा। अच्छा, अब इसके बाद में प्रक्रिया पूरी हो गई, मतलब संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रिया है स्पष्ट हो गया। फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले संविधान संशोधन प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। इसकी दो पद्धतियां हैं, आपके सामने मैंने नोट कर दिए, समझा दिए। इसके बाद में संविधान संशोधन प्रस्ताव का पुष्टिकरण किया जाएगा। पुष्टिकरण की भी दो पद्धतियां हैं, ए और बी, ठीक है, ये आप नोट कीजिएगा। इसके बाद में जो है संविधान में संशोधन मान्य हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, इस संशोधन की
प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसके ऊपर भी प्रश्न बनाए जाते हैं। अब देखो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें विशेषताओं में। अब मैंने यहाँ देखो, यहाँ मैंने कहा था कि संविधान में संशोधन मान्य हो जाएगा, परंतु क्या राष्ट्रपति हस्ताक्षर जरूरी नहीं है? यहाँ तक तो कोई बात नहीं आई, तो इसका मतलब ऐसा ही लग रहा है। ध्यान दें। अब पहली विशेषता है राष्ट्रपति की स्वीकृति की जरूरत नहीं है, मतलब संविधान में संशोधन का पुष्टिकरण होने के बाद में राष्ट्रपति की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने पहली विशेषता लिखी राष्ट्रपति की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, विद्यार्थी गलती करते हैं। दूसरी विशेषता, संशोधन प्रस्ताव के पुष्टिकरण के लिए निश्चित अवधि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, संविधान संशोधन प्रस्ताव के पुष्टिकरण के लिए निश्चित अवधि नहीं है, अर्थात वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो ये पुष्टिकरण है, यहाँ पर जैसे ये रहा 3/4 राज्य की विधानसभा में पुष्टिकरण कर सकते हैं, लेकिन कितने समय में पुष्टिकरण करेंगे, कितने समय में पुष्टिकरण करेंगे? तो यहाँ वास्तविक रूप में संशोधन प्रस्ताव के पुष्टिकरण के लिए कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की गई है। यस, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, वास्तव में यदि कांग्रेस चाहे, मतलब व्यवस्थापिका यदि चाहे तो यह है अवधि निश्चित कर सकती है, जैसा कि 18, 20 और 21वें संविधान संशोधन में ये अवधि 7 वर्ष निश्चित की गई थी। कब कब? 18वां संविधान संशोधन, 20वां और 21वें संविधान संशोधन में यह अवधि 7 वर्ष निश्चित की गई थी। मतलब कांग्रेस यह अवधि चाहे तो निर्धारित कर सकती है, परंतु संविधान में इसकी कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है। दूसरी विशेषता होगी। तीसरा है राज्यों को सीनेट में समान प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता। बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। वास्तव में संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाए, लेकिन राज्यों को सीनेट में समान प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता। वास्तव में अमेरिका में 50 राज्य हैं, प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि सीनेट में भेजे जाते हैं। सीनेट के सदस्य संख्या कितनी होगी? 100 होगी। तो चाहे संविधान में किसी रूप में कोई संशोधन किया जाए, लेकिन राज्यों को सीनेट में समान प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसा अमेरिका में कोई संविधान संशोधन प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण नहीं किया जा सकता जिसमें ये बात आए कि राज्यों को सीनेट में समान प्रतिनिधित्व से वंचित किया जा रहा है। ऐसा कोई प्रस्तुतिकरण नहीं किया जा सकता। मतलब इस अधिकार से राज्यों को वंचित नहीं किया जा सकता। सभी राज्यों, चाहे छोटे राज्यों बड़े राज्यों, सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजेंगे ही भेजेंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एग्जाम पूछा जाता है, विद्यार्थी अक्सर गलती करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चौथी जो विशेषता है वो है संशोधन प्रणाली संघीय शासन की भावना के अनुरूप। वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान में संशोधन की जो कठोर प्रक्रिया अपनाई गई है वह वास्तव में संघीय शासन की भावना के अनुरूप है। क्यों है संघीय शासन की भावना के अनुरूप? क्यों? क्योंकि वहाँ संविधान में, अर्थात अमेरिका में संविधान में संशोधन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि राज्यों का बहुमत नहीं मिलेगा, जब तक कि 3/4 राज्यों के द्वारा वो संविधान संशोधन का पुष्टिकरण नहीं किया जाता, तब तक संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। इसलिए इस बात से यह बात स्पष्ट रूप में झलकती है। क्या झलकती है? कि वास्तव में संशोधन प्रणाली संघीय शासन की भावना के अनुरूप है। संघीय शासन में वास्तविक रूप में राज्यों का जब तक बहुमत न हो तब तक संविधान में कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। इस भावना की अमेरिका की संविधान संशोधन प्रक्रिया में कदर की गई है। संविधान निर्माताओं ने राज्यों को वास्तविक रूप में संघीय भावना की कदर करते हुए ये अधिकार दिया है कि 3/4 राज्य जब तक नहीं चाहेंगे तब तक संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है, ये 4 विशेषताएं होंगी इसकी, आप नोट कर सकते हैं। भाई, संघीय भावना का मतलब अमेरिका में एकात्मक शासन प्रणाली है, संघात्मक शासन प्रणाली? संघात्मक शासन प्रणाली है। संघात्मक शासन प्रणाली के ऊपर मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सामान्य रूप में भी संघीय शासन पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिए 6-7, और संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में भी वीडियो अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैं एक एक बिंदु के ऊपर भी आपको वीडियो बना करके दूंगा,
शर्त यही है कि आप जिस रूप में समझाऊं उस रूप में समझते चलिएगा। इसके बाद में हम अगला जो इसका पार्ट लेते हैं वो है संविधान संशोधन प्रणाली की आलोचना। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या दोष हैं, समझ रहे हैं? तो इसमें कुछ कमियां भी है। वो तो सीधी सी बात है, कोई भी सिद्धांत, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिद्धांत, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रक्रिया ऐसी हो ही नहीं सकती है जो कि सर्वगुण संपन्न हो। कमियां तो सभी में मिलेंगी। तो अमेरिका के संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया उसमें भी कुछ कमियां हैं। क्या क्या कमियां हैं? स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पहली कमी है जटिल व कठिन प्रणाली। वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है बहुत ही जटिल है, कठिन है। क्यों? क्योंकि 3/4 राज्यों का बहुमत प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इसलिए कभी कभी यह भी हो जाता है कि कोई प्रगतिशील कानून बनाना हो और उसमें कुछ राज्य हठधर्मिता पर उतर आए तो वास्तविक रूप में वह प्रगतिशील कानून पारित नहीं हो पाएगा। भाई कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि संविधान में समय परिस्थिति के हिसाब से जल्दी से संशोधन करना अति आवश्यक होता है, परंतु 3/4 राज्य जब तक बहुमत में नहीं आएंगे, समर्थन नहीं देंगे, तब तक जो है संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। इसलिए वास्तविक रूप में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वह वास्तव में जटिल व कठिन प्रणाली है। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि 4 मार्च 1789 ईस्वी को जो संविधान लागू किया गया था, इतना लंबा समय हो गया, आज 2021 चल रही है, तो वास्तविक रूप में अब तक केवल 27 संविधान संशोधन हुए, केवल 27 संविधान संशोधन हुए हैं। बड़ी विचित्र बात है ये, ठीक है। दूसरी इसकी कमी है अल्पसंख्यक वर्ग को अनुचित महत्व। अब ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में वास्तविक रूप में अल्पसंख्यक वर्ग को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। कैसे महत्व दिया गया है? यदि 35 सीनेटर या 13 राज्य संविधान संशोधन प्रस्ताव की पुष्टि को यदि रोकना चाहें तो रोक सकते हैं। क्यों? देखिएगा, यहां मैंने लिखा प्रस्ताव की पुष्टि, प्रस्ताव की पुष्टि, ये लिखा इधर संशोधन प्रस्ताव की पुष्टि। तो 3/4 राज्यों का बहुमत जरूरी होता है। अब यदि मान लीजिएगा या तो 100 सीनेटर होते हैं, सीनेट में 100 सदस्य होते हैं ना, तो या तो 35 सीनेटर यदि चाहें तो पुष्टि को रोक सकते हैं, या 13 राज्य यदि चाहें तो संविधान संशोधन प्रस्ताव को वास्तविक रूप में जो है पुष्टि से मना कर सकते हैं। इसलिए कम संख्या मतलब अल्पसंख्यक वर्ग को भी अनुचित महत्व दिया है कि केवल 13 राज्य यदि पुष्टि करने से मना कर रहे हैं तो संविधान में संशोधन नहीं हो सकता, या केवल 35 सीनेटर 100 में से संविधान संशोधन प्रस्ताव की पुष्टि को यदि चाहे तो रोक सकते हैं। तो इसलिए ये कमी है। क्या कमी है? कि अल्पसंख्यक वर्ग को बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया गया है वहाँ, क्योंकि 3/4 बहुमत निहायत जरूरी होता है। सीनेट के सदस्य 3/4 जब तक समर्थन नहीं देंगे, 3/4 राज्य जब तक समर्थन नहीं देंगे तब तक संविधान में संशोधन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए कमी है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अनुचित महत्व दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग का मतलब यही है यहाँ, ठीक है, कि केवल 50 में से 13 राज्य यदि पुष्टि नहीं करते हैं, पुष्टि करने से मना कर देते हैं तो संविधान में संशोधन रुक जाएगा। 50 में से केवल 13 राज्य मना करते हैं तो अल्पसंख्यक वर्ग को अनुचित महत्व दिया गया है। और तीसरा है संशोधन प्रक्रिया में जनता की उपेक्षा। वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसकी तीसरी कमी ये है कि संशोधन प्रक्रिया में जनता की उपेक्षा की गई है। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में, जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, स्विट्जरलैंड है, तो स्विट्जरलैंड में संविधान में संशोधन के लिए जनमत संग्रह कराया जाता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा कोई जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए आलोचकों का कहना है कि यहाँ अर्थात अमेरिका में वास्तव में जनता की उपेक्षा की गई है, परंतु स्विट्जरलैंड में वास्तविक रूप में जनमत संग्रह की व्यवस्था की गई है। पर ध्यान दें, इस आलोचना में इतना दम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका एक विशाल राष्ट्र है,
विशाल देश है, तो विशाल देश में जनमत संग्रह कराना इतना आसान नहीं है। जबकि स्विट्जरलैंड तो एक छोटा सा राष्ट्र राज्य है, तो वहाँ पर जनमत संग्रह कराने में इतनी परेशानी नहीं आती है। परंतु फिर भी हम ये बात तो कह ही सकते हैं कि ठीक है, जनता को इतना महत्व नहीं दिया गया है। चौथा है आलोचना संशोधन संबंधी धारा के दोष। क्या? संशोधन संबंधी धारा के दोष मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख अनुच्छेद 5 में किया गया है, और उस अनुच्छेद 5 में वास्तविक रूप में कुछ बातें स्पष्ट नहीं की गई हैं। क्या? एक तो ये बात स्पष्ट नहीं है कि 2/3 बहुमत का जो प्रस्तुतिकरण है, जैसे यहाँ है ना, ये संविधान संशोधन प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण 2/3 बहुमत से हो, तो ये 2/3 बहुमत का जो प्रस्तुतिकरण है इसको तो उन्होंने कह दिया, परंतु ये 2/3 बहुमत उपस्थित सदस्य या कुल सदस्यों का बहुमत हो, ये स्पष्ट नहीं है। मतलब उपस्थित सदस्यों से उनका तात्पर्य है ये, या फिर कुल सदस्यों से उनका तात्पर्य कि 2/3 बहुमत होना चाहिए, संविधान में कहीं स्पष्ट नहीं है। एक तो उपस्थित सदस्यों का 2/3 हो या कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। इसलिए यहाँ पर भी आलोचना की गई है आलोचकों के द्वारा। क्या? कि संशोधन संबंधी धारा के दोष मतलब संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख अनुच्छेद 5 में किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 5 में 2/3 जो बहुमत है इसका स्पष्ट रूप में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है कि जो 2/3 बहुमत की सदस्य संख्या है वह सदस्य संख्या वास्तव में उपस्थित सदस्यों की संख्या है या फिर कुल सदस्यों की संख्या है। तो इस आधार पर भी आलोचना की जाती है। आप ध्यान दें, यहाँ वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचना तो की जाती है, परंतु इन आलोचनाओं में अब इतना दम नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है? देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि संशोधन प्रक्रिया में जनता की उपेक्षा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका एक विशाल राष्ट्र राज्य है, इसलिए जनमत संग्रह की व्यवस्था हो ही नहीं सकती। फिर संशोधन संबंधी धारा के दोष, तो इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया है ये बात तो कि 2/3 बहुमत का मतलब ये होगा, क्या होगा कि उपस्थित सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत। क्या? उपस्थित सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो वास्तव में आलोचना में इतना कोई दम नहीं है। इसके बाद हम निष्कर्ष रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात ले रहे हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसमें निष्कर्ष रूप में हम कुछ बातें ले रहे हैं कि आलोचना तो की गई है इसकी, परंतु वास्तविक रूप में देखा जाए तो आलोचना में इतना दम नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे पहली बात तो ये है कि वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह जटिल व कठिन प्रणाली तो है, ये बात सत्य है, परंतु जटिल कठिन होते हुए भी समय और परिस्थिति के हिसाब से अति महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, उनमें कहीं कोई परेशानी नहीं आई है। दूसरा फायदा ये हुआ, मैंने 3 बिंदु यहाँ इसलिए 3 का संकेत नोट किया है। दूसरा क्या है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर होने के कारण संविधान नष्ट होने से बचा है। तीसरी बात इसमें यह है कि वास्तविक रूप में चाहे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर हो, जटिल हो, परंतु फिर भी संविधान में संशोधन के लिए अन्य साधनों को अपनाया गया है, जिससे कि संविधान में समय समय पर विकास हुआ है, संविधान जड़ नहीं बना है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न प्रकार की प्रथाओं का विकास हुआ है, संविधियों के माध्यम से संविधान में संशोधन कर दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं उनके द्वारा भी जो है संविधान का धीरे धीरे विकास हो रहा है। इसी के साथ में संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर जो व्याख्या दी जाती है उस व्याख्या से भी संविधान का विकास हो रहा है। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर होते हुए भी वास्तविक रूप में समय परिस्थिति के हिसाब से संविधान में परिवर्तन हो रहा है, संविधान का विकास हो रहा है, किसी भी रूप में कोई परेशानी नहीं आई है। अब इसी के साथ में हम निष्कर्ष रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। निष्कर्ष में एक कोटेशन है ग्रिफिथ के शब्दों में, नोट कीजिएगा, ग्रिफिथ के शब्दों में। ग्रिफिथ क्या करें
कि यह संविधान कठोर होते हुए भी व्यवहार में लचीला बन गया है। कठोर होते हुए भी व्यवहार में लचीला बन गया है। कैसे? कठोर तो है लेकिन लचीला किसने बना दिया? विभिन्न प्रकार की संविधियां हैं, इसी के साथ में कार्यपालिका के द्वारा समय समय पर जो है आदेश दिए जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा व्याख्या की जाती है, विभिन्न प्रकार की प्रथाएं बन गई है वहाँ, तो इनके माध्यम से संविधान में जो है समय परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन होता है, संविधान का विकास हो रहा है। इसलिए वास्तव में संविधान कठोर होते भी यह लचीला बन गया है। किसने कही ये बात? ग्रिफिथ ने ये बात कही है, नोट कीजिएगा। ये हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। आशा करता हूँ मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों आप ये बात ठीक से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।